हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो बच्चों, फाइनली आज से हमारी क्रैश कोर्स की जो वन शॉट क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस लाइव क्लास में। मेरा नाम है विवेक और मैं इस ओन स्टडी चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को आपके गोल तक पहुंचाने का काम है वो करता हूं। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है और आज से हमारी क्रैश कोर्स की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से जो आपकी क्लास 17 फरवरी से स्टार्ट होनी थी तो वो 17 फरवरी से नहीं हुई। आपकी क्लास को हमने आज यानी कि 18 फरवरी से वो स्टार्ट किया है। और आप लोगों को मैं एक छोटी सी जानकारी देना भी चाहता हूं। तो जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट थी उसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। 20 फरवरी तक आप अपने फॉर्म में फिलअप कर पाओगे। तो बच्चों, आज की इस लाइव क्लास में अपन मैथ के 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और इनमें से हो सकता है कि काफी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछे जाएं। तो पेपर में इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं। साथ में आज की इस क्लास में जो अपन कॉन्सेप्ट को समझेंगे उससे आपसे बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं वो बन जाएगा। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके हैं वो जरूर बैठेंगे और यहाँ पे जो भी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको नोट करना है। आफ्टर क्लास, जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी तो क्लास का जो पीपीटी रहता है जिसपे मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। वो आपने जो बैच परचेज किया है उस बैच में आपको क्लास नोट्स का एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको वो सारी चीजें हैं वो मिल जाएंगी। और देखिए, इसमें अगर आपको कोई क्लास में डाउट आता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो लाइव चैट का होता है, लाइव चैट के थ्रू भी आप अपना डाउट है वो पूछ सकते हो। सेकंड ऑप्शन होता है बेटा हैंड रेस का। आपको हैंड रेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां से जैसे हम आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप अपने यहाँ पे जो भी बोलोगे वो हमें यहाँ पे सुनाई देगा, तो आप बोलकर भी अपने डाउट है वो पूछ सकते हो। तो एक बार मैं सभी बच्चों को देख लेता हूं कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्तिक कुशवाहा, कृष्णा दांगी, मिस्टर प्रवीण कुमार सहाय, लखन प्रजापति, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। चलिए, तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारी मैथ की फर्स्ट क्लास है। मैथ की हमारी क्लास है बेटा और इस क्लास में हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। 20 आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, 20 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको हम पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक एक पुस्तक का अंकित मूल्य 40 रुपए है तथा वह 15% छूट पर उपलब्ध है। पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, एक पुस्तक है जो कि 40 रुपए उसका अंकित मूल्य है यानी कि फेस वैल्यू है और उस पर जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 15 रुपीज का मिल रहा है। तो हमें पुस्तक का विक्रय मूल्य बताना है। देखो, हमें क्या निकालना है बच्चों, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सेलिंग प्राइस होता है यानी कि विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस, ये बेटा हमारा इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू और माइनस में आता है हमारा बट्टा जिसको बोला जाता है डिस्काउंट। तो अगर हम फेस वैल्यू में से बट्टे को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? सेलिंग प्राइस निकल आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जिसमें देखिए इसमें हमें अंकित मूल्य है वो तो दिया गया है 40 रुपए, लेकिन जो बट्टा है यानी कि जो डिस्काउंट है, छूट है, वो हमें नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम इस छूट को निकालेंगे। देखो यहाँ पे जो छूट है ना वो प्रतिशत में दी गई है, जबकि हमें किस में चाहिए है? रुपए में चाहिए है। तो हम सबसे पहले बट्टा निकालेंगे। अब बट्टा निकालने का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है ध्यान से देखना। देखो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि जो क्या बोलेंगे इसको, फेस वैल्यू बोलेंगे। ये है हमारा 40 रुपीज, 40 रुपए। ठीक है, अब हम बट्टा कैसे निकालेंगे? तो बट्टा प्रतिशत का बेटा एक सूत्र होता है। बट्टा प्रतिशत बराबर होता है हमारा बट्टा बटे में अंकित मूल्य और गुणा में आता है 100। ये हमारा सूत्र होता है। इसमें हम इसके मान रखेंगे तो बट्टा प्रतिशत दिया गया है हमें 15। बट्टा हमें पता नहीं है कि कितने रुपए का है तो इसको हम बट्टा ही लिखा रहने देंगे। अंकित मूल्य हमारा 40 रुपए है और यहाँ पे गुणा में आ जाएगा 100।
देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 15 गुणा में 10 का गुणा हो जाएगा बट्टा के साथ में आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 बट्टा बटे में 4। अब 4 का गुणा 15 के साथ में होगा, 10 बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा 15 गुणा में 4 बटे में 10 बराबर में बट्टा। अब काट देंगे तो 5 × 15 5 दूनी 10, ठीक है, 2 से 4 भी कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बट्टा बराबर बचेगा 3 गुणा में 2 बराबर में बट्टा, यानी कि जो हमारा बट्टा है वो 6 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 रुपए, ठीक है, जो हमारा बट्टा आया है वो 6 रुपए आया है। अब देखो हमें सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य निकालना था, इस मामले में हम मान रख देंगे, तो अंकित मूल्य था हमारा 40, बट्टा आया है हमारा 6 रुपए का, मतलब कि जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 34 रुपए होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन। क्वेश्चन क्लियर हो गया? देखो कैसे किया, ध्यान से सुन लो। अपन को अंकित मूल्य जिसको फेस वैल्यू बोलते हैं दी गई थी कितने रुपए? 40 रुपए, और बट्टा प्रतिशत यानी कि जो डिस्काउंट प्रतिशत है वो भी दिया गया था। अपन को बताना था कि इसका सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस बराबर होता है फेस वैल्यू माइनस का बट्टा, यानी कि अंकित मूल्य माइनस का बट्टा। अंकित मूल्य 40 था, लेकिन अपन को बट्टा पता नहीं था, बट्टा प्रतिशत पता था। बट्टा प्रतिशत अलग चीज होती है, बट्टा एक अलग चीज होती है। तो पहले अपन बट्टा निकालेंगे, बट्टा निकालने के लिए बट्टा प्रतिशत का ही फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला रखेंगे, लगाएंगे, सबका मान रखेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, तो जो बट्टा आएगा वो 6 रुपए आएगा, ठीक है। अब 6 रुपए बट्टा है, मतलब कि अपन को सेलिंग प्राइस निकालना था, तो अपन अंकित मूल्य में से बट्टा को माइनस कर देंगे। अंकित मूल्य था 40, बट्टा था 6 रुपए का, 40 में से 6 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा, यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा पुस्तक का वो कितना होगा? 34 रुपए होगा, ठीक है। चलो किसी बच्चे ने हैंड रेस किया है। कार्तिक कुशवाहा, आप क्या पूछना चाहते हैं? कार्तिक कुशवाहा। सर वो क्या है ना, हिंदी में वो हिंदी में सर, वो इंग्लिश में लिख दीजिए। क्या लिखना है इंग्लिश में बेटा? ये अंकित मूल्य है, बट्टा है सर, ये हिंदी में मेरे को समझ में नहीं आया सर। अच्छा, इसको ना इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। बट्टे को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। देखो दोनों मीडियम की क्लास है बेटा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। इतना तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे किस चीज की बात की जा रही है। बट्टा का मतलब क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया, ठीक है। बट्टा प्रतिशत मतलब डिस्काउंट प्रतिशत। दोनों मीडियम की क्लास है, क्वेश्चन तो आपको दोनों मीडियम में मिलेगा, बट इसको आपको समझ लेना है ना, इतना भी कठिन नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। चलो एक क्वेश्चन अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया हो तो थम्स अप भेजो, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। लाइव चैट में बेटा जल्दी से थम्स अप भेजो, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अपन परफेक्ट स्क्वायर है वो निकाल सकते हैं। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? दो तरीके होते हैं परफेक्ट स्क्वायर निकालने के। एक होता है हमारा एलसीएम वाला मेथड, हाँ ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के बेटा दो तरीके होते हैं, एक होता है एलसीएम वाला और एक होता है हमारा डिवीजन वाला, यानी कि एक लघुत्तम वाला और एक भाग विधि वाला। तो आप इन दो मेथड में से किसी से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, देखो जो 225 होता है बेटा ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, 325 भी नहीं होता है, 264 भी नहीं होता है, 127 भी नहीं होता है। 225 होता है, ये जो वर्गमूल होता है वो 15 का होता है। किसका होता है? 15 का, ठीक है। आप निकालोगे कैसे?
वैसे तो आपको 1 से लेकर 10 तक के जो वर्ग या वर्गमूल है वो आने चाहिए, 20 तक के आ रहे हैं तो और बढ़िया है। निकालेंगे कैसे? तो देखो 225 लिखा, 3 से काटेंगे तो 30 आते 21, 3 5 15, फिर से 3 से काटेंगे तो 25 आएगा, 5 से काट देंगे तो 5, 5 से काट दिया तो 1। अब इसमें अपन दो दो के जोड़े बनाते हैं। पहले 225 को लिखेंगे 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। अब दो दो के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पे 3 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ पे 5 का भी एक जोड़ा है वो बन गया। 3 गुणा में 5 करेंगे, आंसर आएगा 15। यानी कि 225 का जो वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट होता है वो हमारा 15 होता है। तो ए इसमें बस एक नंबर है जिसका आप स्क्वायर रूट है वो निकाल सकते हो, यानी कि इसका जो वर्गमूल है वो आप निकाल सकते हो। बाकी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका वर्गमूल है वो निकाल पाओ आप। तो आंसर क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। इनमें से और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका आप स्क्वायर निकाल पाओगे, तो इसलिए आंसर क्या होगा? सिर्फ बी ऑप्शन होगा। और इसको आपको पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सी संख्या है? तो देखो सबसे पहली बात तो यह है कि आपसे 1 से लेकर 20 तक की जो स्क्वायर है वो आपको याद होने चाहिए, है ना, कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का क्या होता है, 20 का क्या होता है। तो एक तो वो तरीका है। सेकंड तरीका ये है कि आप इस तरीके से सबका एलसीएम करोगे तो जो ये सी डी और ए ऑप्शन में दिए गए हैं इनका कभी भी स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल है वो नहीं निकलेगा। जो संख्या पूर्ण वर्ग होगी सिर्फ उसी का निकलेगा। आई होप आप लोगों से जो वर्गमूल है वो निकालते बन जाते होंगे। अपन इस तरीके से एलसीएम करके वर्गमूल को निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो थम्स अप भेजो और अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए, किसी बच्चे का कोई डाउट है? विजय ओझा, क्या पूछना चाहते हैं बेटा आप? विजय ओझा, कोई डाउट है आपको? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6x और 5x स्क्वायर का मासा होगा। इसका मतलब होता है महत्तम समावर्तक, यानी कि जिसको बोलते हैं एचसीएफ। तो इसका मासा क्या होगा? ठीक है, देखो मैं आपको आज बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा, उससे आप किसी भी नंबर का जो एचसीएफ वो निकाल पाओगे। तरीका क्या है बेटा? देखो पहले क्या लिखा हुआ है? 6x और 5x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 6x को अपन क्या लिख सकते हैं? 6x को लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई में x, लिख दिया, बहुत बढ़िया। 5x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई में, अब देखो x का स्क्वायर है तो x को 2 बार गुणा में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 बार गुणा में लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया जाता है बेटा? इसमें कॉमन निकाला जाता है। दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में आप कॉमन देखो, इसमें 6 मल्टीप्लाई में x है, इसमें 5 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में x है। दोनों में अपन को कॉमन देखना है, कॉमन क्या है। देखो 6 और 5 इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक x है और यहाँ पे भी एक क्या है? x है। दोनों में क्या चीज कॉमन मिल रही है? x मिल रही है। तो इसका जो एचसीएफ होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? इसका जो एचसीएफ है वो हमारा x हो जाएगा। जो भी चीज कॉमन होती है वो हमारा उसका एचसीएफ है वो हो जाती है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो बी ऑप्शन x हो जाएगा। हाँ या ना? एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो इसी तरीके से निकालते हैं। जो चीज दोनों में कॉमन होती है वही उसका क्या हो जाती है? एचसीएफ हो जाती है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बाकी संख्याओं का आपसे एचसीएफ निकालते बन जाता होगा। अगर आपको वेरिएबल दिए गए हैं तो आप उनका इसी तरीके से एचसीएफ वो निकालोगे। जो भी कॉमन रहेगा वो क्या हो जाएगा? अपना एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हो गया अपना एक्स। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है बेलन के आयतन का सूत्र है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज। सबसे पहले समझ लो कि वॉल्यूम होता क्या है, सॉरी सिलेंडर होता क्या है। तो बेटा जो इस तरीके का ये शेप होता है,
ठीक है, इसको बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेलन। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो सिलेंडर, जो आपके घरों में भी रहता है सिलेंडर, वही सेम चीज है। तो इसके आयतन का सूत्र बताना है। मैं आपको इसके जितने भी फॉर्मूले होते हैं सभी का बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल का मतलब होता है इसका एरिया। अगर एरिया की बात करें तो इसके दो एरिया होते हैं, एक होते हैं कर्व सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया को बोला जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। चलिए सबसे पहले हम इसका देखते हैं। देखो, इसका जो वक्र पृष्ठ होता है, क्या होता है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का जो होता है वो होता है 2πr(h). क्या होता है, 2πr(h) होता है, ठीक है। टोटल अगर बोले, संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है हमारा 2πr(r+h), ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(r+h), इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। फिर होता है इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम। इसके आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है πr²h, यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, πr²h हो जाएगा। अब आप मुझे जल्दी से लाइव चैट में बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ लाइव चैट में। एकदम बढ़िया, बी ऑप्शन। बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल सही। तो बेटा इसका जो आयतन का सूत्र हो जाएगा वो बी ऑप्शन, πr² हो जाएगा। अब देखो पेपर में ना इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है वो आपसे एरिया पूछ ले, हो सकता है वो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, या हो सकता है कि वो आपसे क्या पूछ ले, इसका वॉल्यूम पूछ ले, ठीक है। एक क्वेश्चन और पेपर में आता है कि इसका जो आधार होता है, जो इसका बेस होता है वो किस तरीके का होता है। तो इसको देखो, जो इसका नीचे सर्कल टाइप का गोल गोल बना हुआ है, इसका क्या है, बेस है। तो इसका जो आधार होता है, आधार को बोलते हैं बेस। इसका जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर होता है। सर्कुलर का मतलब होता है बेटा गोल, है ना। सर्कुलर का मतलब क्या होता है, गोल। तो बेलन का यानी कि सिलेंडर का जो बेस होता है वो वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर होता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि हमें पता क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता करना कि हमें दिया क्या गया है। तो देखो बोला गया है 4,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 4,000 रुपीज का 5% पर एनम की रेट से जो 2 साल का यानी कि 2 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो अपन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें देखो अपन लिखेंगे गिवन, दिया है। वैसे पेपर में तो नहीं लिखना है क्योंकि आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करने हैं, लेकिन हम सॉल्व करने में जरूर लिखेंगे। पी होता है बच्चों हमारा प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं मूलधन। तो मूलधन दिया गया है हमारा 4,000। जितने भी हम पैसे किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं वो हमारा प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, जिसको हम पी लिखते हैं। सेकंड दिया गया है बच्चों दर, जिसको बोलते हैं रेट, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये दिया गया है परसेंट, 5%। अगर आपको समझ में ना आए कि रेट क्या दिया गया है, तो जिसमें भी परसेंटेज का साइन लगा होता है वो हमारी रेट होता है, यानी कि दर होती है। समय, समय दिया गया है 2 वर्ष, यानी कि t इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 ईयर, ठीक है। इसको t भी लिख देते हैं, इसको n भी लिख देते हैं। तो इसके लिए 2 सिंबल यूज किए जाते हैं, या तो n या फिर t, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चलिए सबसे पहले देखो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है I बराबर पी ए माइनस का पी,
क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस का p होता है। i हमें निकालना है, p हमें दिया गया है, बस हमें इस a की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना है बच्चों, इस a की वैल्यू निकालनी है। इस a में से अपन p को माइनस कर देंगे तो अपना क्या निकल आएगा, अपना चक्रवृद्धि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है CI, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो निकल आएगा। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ इस a की जो वैल्यू है उसको निकालेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे तो अपना जो आंसर है वो आ जाएगा। चलिए अब इसका अपन आंसर निकालते हैं, ठीक है, ए निकालते हैं, सॉरी। तो ए का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ए बराबर होता है हमारा पी ब्रैकेट 1 प्लस में आर अपॉन में 100 और इसकी जो पावर होती है वो एन होती है, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है टाइम। तो इस फॉर्मूले में हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, सबको सॉल्व कर लेंगे और इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। देखिए कैसे रखते हैं, तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा, पी कितना दिया गया था, पी दिया गया था 4000 यानी कि 4000, 1 प्लस आर, आर कितना था, आर हमारा 5 था, अपॉन में हो जाएगा 100 और इसके ऊपर पावर आ जाएगी कितने की, 2 की। यहां पे देखो ए बराबर, ए हो गया 4000, अब यहाँ पे देखो 5 बन जा 5, 5 20 जा 100, यहाँ यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में 20 और इसकी पावर हो जाएगी 2। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4000। अब देखो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 20 आएगा, ठीक है। तो ए हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1 और इसकी जो पावर आएगी वो 2 आएगी। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ए बराबर आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाई 20 और 1 जोड़ के हो गया 21 अपॉन में 20 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 21 अपॉन में 20 आ जाएगा। देखो ये 2 बार इसलिए आया है क्योंकि इसकी पावर कितनी थी, 2 थी, इसकी पावर 2 थी इसलिए इसको अपन ने 2 बार लिखा। अब देखो 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2 यानी कि 1। तो यहाँ पे बचा a बराबर 10 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। इसको मैंने इससे काट दिया है, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी इसका जो आंसर है वो निकाल सकते हो। 21 का मल्टीप्लाई 21 के साथ होगा तो आएगा 441 और 441 का 10 के साथ होगा, 441 का 10 के साथ में होगा तो आएगा 4410। कितना आ जाएगा, 4410 रुपए आ जाएगा। देखो बेसिक सी कैलकुलेशन थी, सिर्फ कैलकुलेशन की है ना, और जो ए की वैल्यू आई है वो आई है 4410। अब हमें ब्याज निकालना था, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ए है हमारा 4410 माइनस का पी था हमारा 4000, 4410 में से 4000 चला जाएगा, जो बचेगा वो बचेगा 410, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन 410 रुपए हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही, कृष्णा दांगी एकदम करेक्ट आंसर बताया है, लखन प्रजापति, सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर बताया है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन 410 रुपए है, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल सा है। अपन को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, सीआई बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को, और इसका फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, यानी कि मिश्र धन माइनस का मूलधन। ए फॉर मिश्र धन, पी फॉर प्रिंसिपल, माइनस कर देंगे। अब लेकिन अपन को ए की वैल्यू पता नहीं थी इसलिए अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाया, यहां से जो ए की वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया और आंसर निकाला, ठीक है। यहां पे बेटा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन करोगे आपका इतना ही है जो आंसर है वो आ जाएगा, अगर आप सही तरीके से करोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो दो संख्याओं का योगफल 25 है तथा उनके अनुपात 2:3 है। दो संख्याएं दी गई हैं जिनका जो सम है यानी कि योगफल है वो कितना है, 25 है, और उनका जो रेशो है वो 2:3 है। इस तरीके से दिया गया है ना। अब देखो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां पे भी आपको ये रेशो दिया जाए, दो बिंदी दी जाए, वहां पर आपको हमेशा एक्स ले लेना है। क्या ले लेना है, एक्स। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मानते हैं लेट जो अपना फर्स्ट नंबर है, जो पहला नंबर है वो कितना है, देखो उसका रेशो दिया गया था 2:3, तो इसको अपन मान लेते हैं 2x, और सेकंड नंबर को क्या मान लेते हैं, सेकंड नंबर को मान लेते हैं 3x। इसका रेशो कितना दिया गया था, 3 दिया गया था, इसका रेशो क्या हो जाएगा
ये क्या हो जाएगा नंबर 3x हो जाएगा। अब बोला क्या गया था, बोला गया था द सम ऑफ टू नंबर इज 25, द सम ऑफ टू नंबर, यानी कि इनका जो सम है वो कितना दिया गया है 25 दिया गया है। इन दोनों को अगर अपन जोड़ देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। चलिए जोड़ देते हैं। तो पहला नंबर है बच्चों 2x, दूसरा नंबर है 3x, जोड़ने पे मिल गया 25, 2 और 3 हो गया 5x, बराबर में हो गया 25। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25 बटे में 5, 5 का भाग करेंगे 25 में तो आ जाएगा 5, 5 का भाग 25 में किया क्या आया 5 आया। यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आई, x की वैल्यू आई हमारी 5। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई हमारी 5 आई। x की वैल्यू को यहां पे रख देंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में रख देंगे। देखो ये दिया गया था 2x यानी कि हो जाएगा 2 गुणा में 5 यानी कि 10। ये दिया गया था 3x यानी कि हो जाएगा 3 गुणा में 5 यानी कि 15। यानी कि बच्चों ये दोनों नंबर हैं वो कितने हैं 10 और 15 हैं, और आप 10 और 15 को जोड़ोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, जो 25 है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। अच्छा इसमें बड़ा नंबर बताना था, क्वेश्चन में क्या करना था, बड़ा नंबर बताना था। तो एक नंबर 10 है, एक नंबर 15 है, यानी कि जो बड़ा नंबर है वो क्या है 15 है। तो सी ऑप्शन 15 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन में जो 15 दिया गया है वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, सर मेरे में अभी तक लोडिंग हो रहा है। बेटा आप एक काम करो, क्लास की क्वालिटी को थोड़ा सा कम कर लो और एक बार क्लास को बैक करके ऐप को बंद करके फिर से चालू करो, तो हो सकता है कि क्लास आपकी चलने लगे। आपके यहाँ पे नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज में यदि एंगल ए बराबर 60 डिग्री है तो एंगल सी का मान होगा। चक्रीय चतुर्भुज में अगर एंगल ए बराबर 60 है तो एंगल सी का मान है वो कितना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें वो दिया गया है। देखो सबसे पहले बेटा समझो कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। तो इस तरीके का जो चतुर्भुज होता है ना, इसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, है ना। जो वृत्त के अंदर चक्रीय चतुर्भुज बना होता है वो कहलाता है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है वो हमारा चक्रीय चतुर्भुज होता है। देखो अब चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है, मान लो ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी और डी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन में बोला गया था कि जो एंगल ए है वो 60 डिग्री का है, तो मान लो ये एंगल 60 डिग्री का है। अपन को क्या बताना है, एंगल सी बताना है। ठीक है, एंगल ए दिया गया है, जो एंगल सी है इसका जो मान है वो अपन को बताना है। देखो बहुत सिंपल है, ध्यान रखना क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज में बेटा जो आमने सामने के कोण होते हैं, जैसे कि ए हो गया और सी हो गया, और जो बी और डी हो गया, इनका जो सम होता है यानी कि इनका जो योग होता है वो हमेशा 180 अंश होता है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो कोण ए है और जो कोण सी है इसका योग कितना है बच्चों 180 अंश है। हमेशा याद रखना, अगर चतुर्भुज चक्रीय है, अगर चतुर्भुज चक्रीय है तो इसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। ठीक है, इसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। अब इसमें आप देखो ए वाला जो ऑप्शन है, जो एंगल ए है वो आपको 60 डिग्री का दिया गया है, एंगल सी हमें बताना था। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से बेटा 60 को घटा देंगे तो एंगल सी कितने डिग्री का आ जाएगा 120 डिग्री का आ जाएगा। यानी कि जो सी वाले कोण का मान है वो कितना है 120 है। इस तरीके से करते हैं। देखो दोनों का योग कितना था 180 अंश होता है। हमेशा याद रखना, अगर चतुर्भुज चक्रीय है तो इसके जो आमने सामने के कोण हो गए उनका योग हमेशा 180 अंश होगा। तो ये वाला हमारा 60 का है तो ये वाला कितने का हो जाएगा
ए वाला हमारा 120 का हो जाएगा। ठीक है, एंगल सी कितने का हो जाएगा? 120 का। 120 और 60 मिलके हमारा 180 हो जाएगा, जो कि चतुर्भुज को क्या बना देगा? चक्रीय। तो इस तरीके से जो एंगल सी का मान होगा वो 120 हो जाएगा। ओके, तो होप करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। याद रखना, अगर चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके का आएगा। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 4-8 का मान होगा। 4-8 का मान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताओ। 4-8। अब देखो इसमें ना यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर लगा हुआ है, थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो 4-8 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? मिस्टर प्रवीण कुमार साहब बोल रहे हैं, सर अभी तक मेरी क्लास लोडिंग हो रही है मेरी फोन में, प्लीज हेल्प। बेटा आपके फोन में कोई इशू होगा या आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और सभी की जो क्लास है वो एकदम बढ़िया चल रही है। चलो इसकी हमें वैल्यू बतानी थी। देखो क्या दिया गया था, 4-8 और इसका स्क्वायर। सबसे पहले बेटा 8 में से 4 गया तो बचेगा -4 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब अपन को पता है कि जब भी अपन किसी का वर्ग करते हैं तो हमेशा नंबर क्या आता है? प्लस का आता है ना? अच्छा 16 आएगा, सॉरी। 4 का जो स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 16, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 16 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 16 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो हमेशा याद रखना, अगर कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है और उसके ऊपर जो घात है वो कैसी है? सम है। सम को बोलते हैं इवन। ठीक है, अगर कोई माइनस का नंबर है और उसके ऊपर जो घात है वो क्या है? वो इवन है। एक मिनट, घात अगर इवन है तो उसकी जो वैल्यू आती है, उसका जो मान आता है वो हमेशा धनात्मक आता है। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव आता है। ठीक है, और अगर मान लो कोई संख्या है जिसकी जो वैल्यू है वो कैसी है? वो विषम है। विषम का मतलब ऑड, 1 3 5 7 है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा कैसी आती है? ऋणात्मक। ऋणात्मक यानी कि निगेटिव, माइनस वाली। तो यहां पे देखो जो पावर थी, इसकी जो घात थी वो 2 थी। 2 कैसा होता है? सम होता है, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी आएगी? प्लस की आएगी। और अगर मान लीजिए घात माइनस की होती तो इसका आंसर क्या आता? सॉरी, अगर घात इसकी विषम होती तो इसका आंसर क्या आता बच्चों? ऋणात्मक आता, यानी कि निगेटिव आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है, तो वह 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? ठीक है, एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है। मैं यहाँ पे आपको टेबल बना के वो बताऊंगा। ठीक है, यहां पे लिखेंगे बेटा डिस्टेंस यानी कि दूरी, और यहां पे लिखेंगे टाइम यानी कि समय। है ना, ऐसे समझ लो कि दूरी है और ये क्या है? समय है। अब उसने 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की कितने घंटे में? 3 घंटे में। अपन को बताना है कि वो 5 घंटे में कितनी दूरी है वो कवर करेगी, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क को बताना है। किसको बताना है? क्वेश्चन मार्क को। क्वेश्चन मार्क ना लिखते अपन यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? एक्स। तो अपन को इस एक्स की जो वैल्यू है वो निकालनी है। ठीक है, अपन को क्या निकालना है? जो एक्स की वैल्यू है वो निकालनी है। अब देखो, ए होता है बच्चों अपना ए होता है अपना बी, ए होता है बच्चों अपना ए होता है अपना बी, ए होता है अपना सी। एक मिनट, देखो ऐसे लिखो,
फॉर्मूला होता है बच्चों ए मल्टीप्लाई डी बराबर बी मल्टीप्लाई सी। ये क्या होता है अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है अपना फॉर्मूला होता है ए मल्टीप्लाई डी बराबर बी मल्टीप्लाई सी। अब इसमें ए डी बी सी होता क्या है, तो देखो इसको ऐसे समझो, ए होता है बच्चों ए होता है बी, ए होता है सी और ए होता है डी। इस तरीके से ए बी सी डी। ए की जगह पे आप देखो क्या दिया गया है, 600 दिया गया है। बी की जगह डी की जगह पे क्या दिया गया है, डी की जगह पे दिया गया है 5। बी की जगह पे क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। और सी की जगह पे दिया गया है एक्स, जो कि अपन को निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का 600 के साथ गुणा हुआ तो आएगा 3000, और यहाँ पे हो जाएगा 3x। x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3000 बटे का 3 बराबर में x। 3000 में 3 का भाग चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों 1000 बराबर में x। ठीक है, 1000 बराबर में क्या आ गया, x आ गया। यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में अपन को इसी x को निकालना था तो x क्या हो जाएगा 1000 यानी कि 1000। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन 1000 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1000। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 3 का भाग 600 में कर दिया तो 200 आ जाएगा, और 200 का गुणा 5 के साथ करोगे तो भी आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आपको इसी तरीके के बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाए पेपर में। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना, पहले आप ऐसी एक टेबल बनाओगे जिसमें पहले आप डिस्टेंस यानी कि जो भी एक चीज दी गई होगी उसको लिखोगे। इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी, दो राशियां मिलेंगी, ठीक है। फिर आप ए बी सी डी ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और इनको सॉल्व करोगे। ध्यान रखना कि ए बी सी डी क्या होता है, कौन से बॉक्स को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, बस फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दोगे। बहुत बढ़िया बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर इज। देखो, माध्य बराबर क्या होता है, मीन बराबर क्या होता है। मीन बराबर होता है हमारा, मीन को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं माध्य। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग। आंकड़ा कोई भी हो सकता है, डेटा का योग, आंकड़ों का योग बटे में होता है बच्चों आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योग बटे में होता है आंकड़ों की संख्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं को इनका योग निकालेंगे। तो प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या होती कौन कौन सी है, ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड यानी विषम और नेचुरल यानी प्राकृतिक। तो ये होते हैं बच्चों हमारे 1, 3, 5, 7 और 9। इनका योग निकालेंगे। योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + का 9। तो इसका जो योग निकल के आएगा वो आएगा हमारा 25। क्या निकल के आएगा, 25। यानी इसका जो योग है वो 25 है। अब हमें इसका माध्य निकालना था, तो आंकड़ों का योग कितना है, आंकड़ों का योग 25 है। और आंकड़ों की संख्या यानी कि जो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो कितना है, तो देखो यहाँ पे 5 बोला गया है। क्या बोला गया है, 5। यानी कि जो आंकड़े हैं वो 5 हैं। तो 5 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। आंसर आएगा 5 का 25 में डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 5 आया। यानी इसका जो माध्य मीन है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा 5 हो जाएगा। इसका मीन क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन में जो आपको 5 दिया गया है वो इसका मीन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, 5 हो जाएगा। द सम ऑफ 5 ऑड नेचुरल नंबर इज 25। एंड जो नंबर थे वो 5 थे। 5 से 25 को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कि द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 होगा। ओके,
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, वृत्त की केंद्र से दूरी कहलाती है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? ए सर्कल का सेंटर हो गया ओ, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर यानी कि केंद्र। ठीक है, ये जो पीली लाइन आपको दिख रही है बच्चों, ये होती है इसकी परिधि। क्या होती है? परिधि। इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ओके, तो वृत्त के केंद्र से जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है वृत्त की केंद्र से, उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? जो वृत्त के केंद्र से उसकी दूरी होती है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं रेडियस यानी कि त्रिज्या। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, त्रिज्या। ठीक है, बी ऑप्शन में जो त्रिज्या दिया गया है वो क्या हो जाएगा? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृत्त की केंद्र से जो दूरी होती है वो उसकी रेडियस, त्रिज्या होती है। सो द आंसर इज बी ऑप्शन, त्रिज्या। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, एक बार याद रखना, वृत्त के कुछ फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल। वृत्त का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर क्या होती है? रेडियस होती है। इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है यानी कि परिधि, परिधि को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। इसका जो व्यास होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास को बोलते हैं डायमीटर। तो अगर आप रेडियस में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। ये होता है 2r। तो ये 3 फॉर्मूला होते हैं किसके? सर्कल के। ठीक है, ये सर्कल के 3 क्या होते हैं? फॉर्मूला होते हैं। आफ्टर क्लास ये जो क्लास का पीपीटी है वो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, चिंता नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, x प्लस 5/7x माइनस बाई का गुणनफल होगा, इसका जो गुणनफल है वो क्या होगा? ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका एक ही तरीका है कि अपन इसका गुणा कर दें और इसका जो आंसर है वो फाइंड कर लें। तो देखो लिखा हुआ है x प्लस का 5 और है 7x माइनस का बाई, इनका क्या करेंगे? अपन गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इस x का पूरे में गुणा करेंगे, तो लिखेंगे x और यहाँ पे आएगा 7x प्लस का बाई। यहाँ पे बच्चों प्लस का 5 है, इसका भी गुणा किसके साथ कर देंगे? 7x माइनस का बाई के साथ कर देंगे। ठीक है, 5 का गुणा किसके साथ में करेंगे? 7x माइनस के बाई के साथ में। पहले एक अक्षर का पूरे में गुणा, फिर दूसरे वाले का पूरे में गुणा, ऐसे करते हैं। x का गुणा 7x के साथ में किया तो आ जाएगा 7x स्क्वायर, x का गुणा बाई के साथ में हुआ तो हो जाएगा x बाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 का गुणा 7 के साथ में होगा तो हो जाएगा 5 7 35 x बाई, x को पहले लिखेंगे, बाई को बाद में लिखेंगे। 5 का गुणा माइनस बाई के साथ में होगा तो हो जाएगा माइनस का 5 स्क्वायर। अब देखो एक x बाई ये है और एक 35x बाई ये है, दोनों x बाई है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, है ना। दोनों में क्या था? x बाई था, इसलिए दोनों क्या होते? जुड़ जाते। तो हो जाएगा 7x स्क्वायर, 35x बाई और एक x बाई जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 36x बाई, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 स्क्वायर, सेम का सेम रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं किस ऑप्शन में अपन को दिया गया है, 7x स्क्वायर 36x बाई। अब आप देखो इसमें से किसी भी ऑप्शन में आपको, अच्छा इसमें से आपको किसी भी ऑप्शन में बेटा थोड़ा सा देखो यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे 7x माइनस का बाई था, मैंने यहाँ पे प्लस का लिख दिया था, है ना, यहाँ पे माइनस का बाई था, तो ये भी क्या आता अपना? माइनस का आता। अब थोड़ी सी बेटा कंफ्यूजन हो गई थी, माइनस का कर दिया। 35x वाई में से एक एक्स वाई चला जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस का 34x वाई बचेगा। ठीक है, प्लस का क्या बचा? 34x वाई, यानी कि इसका जो आंसर है
वो क्या हो जाएगा, वो ए ऑप्शन 7x² प्लस का 34/x माइनस का 5/2 हो जाएगा। नो नो बेटा, ए ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखो मैंने प्लस का लिख दिया था तो ये जुड़ गए थे, जबकि यहाँ पे किसका आना चाहिए था, माइनस का। तो 35xy में से 1xy चला जाएगा, क्या बचेगा, 34xy बचेगा, है ना। डी ऑप्शन कृष्णा दांगी इसका आंसर नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा। थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी, वो जुड़ेगा नहीं, वो घटेगा। सो द आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला अगला क्वेश्चन है, एक बाग में 1764 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल पंक्तियां हैं। देयर आर 1764 मैंगो ट्री इन अ ऑर्चर्ड। देयर आर एज मेनी ट्रीज इन ईच रो एज द आर रोज इन द गार्डन। द टोटल नंबर ऑफ रोज इन द गार्डन इज। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन में बेटा हमेशा अपन एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सॉरी, स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। इसमें बोला क्या गया है कि इसमें जितनी रो है, ईच रो एज द देयर आर रोज इन द गार्डन, मतलब कि एक रो में उतने ही पेड़ हैं जितने की टोटल क्या है, जितने की टोटल रोज है। मान लो एक रो है, इसमें 5 पेड़ हैं, तो नंबर ऑफ रो क्या होंगी, नंबर ऑफ रो भी कितनी होंगी बच्चों, 5 होंगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया गया है ना। अगर एक में 5 है तो फिर जो नंबर ऑफ रोज होगी वो भी कितनी होगी बच्चों, 5 होगी। तो ऐसे में भी 5 हो गई, ऐसे में भी ये क्या हो गई, 5 हो गई। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक नंबर दिया जाए और आपको बताना हो कि उसमें कितने पेड़ हैं, तो इस केस में बेटा हमेशा अपन जो स्क्वायर रूट है या जो वर्गमूल है वो निकालते हैं। चलिए 1764 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1764 का। सबसे पहले 2 से कटेगा तो 8 16, ये भी 16 और 2, 882 आया। फिर 2 से काटेंगे तो 4 4 1, 441 आया। फिर 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 7 21, 147 आएगा। फिर ये 3 से कटेगा तो 3 चौको 12, 3 नाम 27, 49 आएगा। 49 7 से कटेगा तो 7 आएगा, 7 हमारा 7 से कटेगा तो 1 आएगा। देखो ये पूरा कट गया है। अब हम इसमें 2 2 के जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे 2 2 बार है तो यहाँ से 1 2 मिल गया, यहाँ पे 3 2 बार है तो 3 1 बार मिल गया, 2 बार 7 है तो 1 बार 7 मिल गया। अपन इसका सिर्फ वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो क्या क्या मिल गया, 2 मिल गया, गुणा में 3 मिल गया, गुणा में 7 मिल गया। सबका गुणा कर देंगे तो 7 3 21, 21 दूनी 42, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 42 होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 42 हो जाएगा। अपन ने कुछ नहीं किया बेटा, इसका वर्गमूल निकाला है। किसका, 1764 का। 1764 का जो वर्गमूल होता है वो हमारा 42 होता है, यानी कि इसका जो आंसर भी हो जाएगा वो 42 42 हो जाएगा। कृष्णा दांगी एकदम करेक्ट आंसर है 42, है ना। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। होप करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता में कुल 5 प्रतिभागी हैं, उनके जीतने की संभावना ज्ञात कीजिए। देयर आर टोटल पार्टिसिपेंट इन अ हॉर्स रेसिंग कंपटीशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर विनिंग। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले आप देखो 5 लोग एक प्रतियोगिता में दौड़ रहे हैं, लेकिन जो जीतेगा वो सिर्फ कोई एक ही दौड़ेगा, जीतेगा। तो 5 में से जीतेगा कौन, एक जीतेगा। मतलब कि बेटा एनी
P बराबर क्या है, जीतने की संभावना, जीतने की जो घटना है या जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है बच्चों, एक है, कोई एक ही जीतेगा। और टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, पार्टिसिपेंट 5 हैं, है ना, पार्टिसिपेंट कितने हैं, 5 है, जीतेगा कोई एक, पार्टिसिपेंट है 5। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी का जो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, पी बराबर होता है बच्चों एन ई बटे में एन एस। क्या होता है, एन ई बटे में एन एस होता है। एन ई यानी कि जो जीतेगा वो एक है और टोटल हमारे 5, यानी कि इसकी जो प्रायिकता होगी वो 1/5 होगी। क्या होगी प्रायिकता, 1/5। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। 5 जीतेगा कोई एक, यानी कि प्रायिकता क्या हो गई, 1/5 हो गई। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है घन के आयतन का सूत्र है। घन होता क्या है, तो देखो इस तरीके का जो ये शेप होता है ना, इसको घन बोलते हैं, ठीक है। इसका बेटा जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया, एरिया का इसका सूत्र होता है 6a²। क्या होता है इसका एरिया, 6a² होता है। वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन का जो इसका सूत्र होता है बच्चों वो होता है ए का क्यूब, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब होता है। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होती है उसकी भुजा, घन की भुजा होती है ना, यानी कि साइड, भुजा को क्या बोलते हैं, साइड। तो इसका जो आयतन का सूत्र हो जाएगा वो ए क्यू हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप, जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करो। देखो अर्धवृत्त क्या होता है बेटा, इस तरीके का जो शेप होता है ना, ये हमारा अर्धवृत्त होता है। वृत्त का आधा, वृत्त का जो आधा होता है वो हमारा क्या होता है, अर्धवृत्त होता है ना। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा। इसका परिमाप बताना है, परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर। तो बेटा इसका जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, इसका एक सूत्र होता है, इसको याद कर लेना तो आपसे इजीली बन जाएगा। परिमाप जो इसका होता है अर्धवृत्त का, इसको सेमी सर्कल बोलते हैं, अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल। इसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा पाई आर प्लस का 2r। क्या होता है बच्चों, पाई आर प्लस का 2r होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, रख देंगे तो हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू क्या है, आर हमारा 7 सेंटीमीटर है, आर हमारी त्रिज्या होती है, त्रिज्या कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर रेडियस, प्लस 2r, तो हो जाएगा 2 गुणा में, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 7, आर की वैल्यू क्या है 7 है। यहाँ पे आप देखो इस 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 22 बचेगा, ठीक है। प्लस 2 का गुणा 7 के साथ होगा तो आएगा 14, 2 का गुणा 7 के साथ हुआ तो क्या आया, 14 आया। 22 और 14 को जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा, 36 आएगा। यानी कि जो इस अर्धवृत्त का परिमाप है वो क्या है, 36 है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 96 का ए ऑप्शन, 36 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया कृष्णा, एकदम करेक्ट आंसर बेटा आप बता रहे हो। अच्छा, लखन प्रजापति ने बताया, बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोण 2, 3, 5 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। जो सबसे छोटा कोण है इसकी माप है वो क्या होगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, त्रिभुज के कोण अपन को दिए गए हैं, है ना, और अपन को क्या बताना है, इनका जो सबसे छोटा कोण है। अब हमें पता है कि किसी त्रिभुज में बेटा 3 कोण होते हैं, कितने कोण होते हैं, 3 कोण। इस तरीके से एक होता है ए, एक होता है बी और एक होता है हमारा सी। अब इनका रेशो दिया गया है, अनुपात दिया गया है। तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी आपको कहीं पे अनुपात दिया जाए वहां पर हमेशा आपको क्या ले लेना है, एक्स ले लेना है। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा क्या,
2 अनुपात दिया गया है तो हो जाएगा 2x, b बराबर हो जाएगा 3 दिया गया है तो 3x हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा हमारा 5x, है ना। ये त्रिभुज के तीनों क्या हो गए, कोण हो गए। अब हमें बेटा पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। इसको याद रखना, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो त्रिभुज चतुर्भुज को याद रखना, त्रिभुज का 180 और चतुर्भुज का 360। एबीसी के मान रख देंगे, तो ए बराबर है 2x, बी बराबर है 3x और सी बराबर है 5x, बराबर में हो जाएगा 180। ठीक है, 2 3 5, 5 और 5 10, यानी कि 10x बराबर हो गया क्या, 180। यहां से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 180 बटे में 10, यानी कि 18। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, मतलब जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 18 डिग्री आई है। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो 18 डिग्री आया है उसको यहाँ पे x की जगह पर उसका मान रख देंगे, तो आंसर है वो आ जाएगा। 2x दिया गया है, मतलब कि 2 गुणा में 18, 2 का गुणा 18 के साथ करेंगे तो 36 आएगा। 3x दिया गया है, मतलब कि 3 गुणा में 18, 3 का गुणा 18 के साथ करेंगे तो 54 आएगा। 5x दिया गया है, तो 5 गुणा में 18 और 18 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 90 आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला गया था तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी, यानी व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो इसके 3 एंगल निकल कर आए हैं, एक आया 36, एक 54, एक 90। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा हमारा 36, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो द आंसर इज 36, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक बहुपद में पद होते हैं, अब पॉलिनोमियल हैज टर्म। देखो पॉलिनोमियल कैसे बोलते हैं, जिसमें बेटा 2 से ज्यादा पद हो, 2 से ज्यादा। अब कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, है ना, कितने भी ज्यादा हो सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं बहुपद। तो इसका जो आंसर होगा वो अनेक हो जाएगा, मैनी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ पॉलिनोमियल हैज मेनी टर्म्स, यानी कि बहुत सारी टर्म्स होती हैं। बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो बोला गया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि अकेला ए इस कार्य को 12 दिन में करे तो बी कितने दिनों में करेगा, है ना। देखो ए और जब बी मिलकर काम करते हैं, ध्यान से समझना है, इसमें कुछ लॉजिक वॉजिक नहीं लगाना है, सिर्फ ध्यान से समझना है। ए और बी मिलकर करते हैं बेटा 8 दिन में, ठीक है। अकेला ए कितने दिन में करता है, अकेला ए करता है 12 दिन में, है ना। ए कितने दिन में करता है, ए करता है बच्चों 12 दिन में। तो ए एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में ए करेगा, ए करेगा एक दिन में एक काम करेगा बेटा कितना, 1/12। ठीक है, दोनों मिलके 8 दिन में करते थे, ए एक दिन में एक काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 करेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं बी का बताना था। बी कितना काम करता था, एक दिन में करेगा 1/12। तो अब हमें बी का बताना है कि बी एक दिन में कितना काम करेगा। इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो हमें दिया गया था। ठीक है, अब दोनों मिलकर करते हैं इसको 8 दिन में, यानी कि एक दिन में 1/12 कर रहा है, तो बी कितना करेगा। ओके, चलो पहले एक बार आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ, आप लोग क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एक बार आप लोग मुझे इसका जल्दी से लाइव चैट में आंसर बताइए, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूं कि किस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। एक बार मैं आप लोगों का नॉलेज है वो चेक करना चाहता हूं।
जल्दी से बताओ बेटा आंसर क्या होगा, मैं आप लोगों की लाइव चैट से वो पढ़ रहा हूं। बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर है वो बताता हूं, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। देखो एक दिन में काम कितना करेगा, 1/12 करेगा। तो ए का जो काम है बेटा उस सूत्र में रख देंगे हम, a + b = 8 दिया गया है, सूत्र में रख देंगे। तो ए का काम क्या हो गया, 1/12 हो गया, प्लस b बराबर में हो गया 8। ठीक है, ए का काम कितना है, 1/12 है। इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा b बराबर 8 माइनस का 1/12। 8 माइनस का 1 में कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो बी का काम है, 1 मिनट देखो, ए का काम बेटा 1/12 हो गया, बी का काम क्या होगा, बी का काम होगा, बी का काम, बी का काम होगा बच्चों 1/8। ठीक है, 1/8 माइनस का 1/12। इस 8 को अपन 1 के बटे में लिख देंगे और 12 इसमें से माइनस कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको किसी क्लास में समझाऊंगा, तब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अभी जस्ट अपन शॉर्ट में कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 और 8 का जो एलसीएम आएगा बच्चों वो आएगा हमारा 96 यानी कि 96। इसको 8 का गुणा 96 में करेंगे, इसका भिन्न कर रहे हैं तो आ जाएगा 12 माइनस का 8, यानी कि इसका जो आएगा वो आएगा 4/96। ठीक है, अब इसको अपन उल्टा कर देंगे, इसको अपन क्या कर देंगे बच्चों, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 96/4, और 96 में जब 4 का भाग करेंगे तो आएगा 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, यानी कि जो बी इस काम को करेगा वो 24 दिन में करेगा, है ना। बी जो काम करेगा वो कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। इसको अपन उल्टा कर देते हैं। ठीक है, या देखो इसी क्वेश्चन को एक शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे, वो कैसा था देखो, अपन इसको लिख देंगे, इनका जो एक दिन का काम होगा वो होगा 1/a और 1/b बराबर में हो जाएगा बच्चों 1/8, या इसको आप 8 भी लिखा रहने दो तो भी आ जाएगा। ठीक है, 1/a बराबर 1/b, इस तरीके से अपन रख देंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा।
दोनों ही तरीके सही है, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं, ठीक है। और इस काम करने वाले टॉपिक को मैं आपको किसी एक क्लास में समझाऊंगा, थोड़ी सा ये लेंथी टॉपिक होता है, ओके। तो अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, इस टॉपिक को समझाऊंगा भी। फिलहाल के लिए आप लोग याद रख लीजिए कि इसका जो आंसर होगा वो 24 होगा, ओके। तो बच्चों आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपन कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे साथ में जुड़े रहिए और क्लास में बढ़िया तरीके से पढ़ाई अपनी करते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय ऑल, टेक केयर।